जय हिंद दोस्तों। जो स्टूडेंट क्लास 12 के हैं 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए हिंदी का पहला चैप्टर है बाल कृष्ण भट्ट का बातचीत है। तो बातचीत से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि जो बाल कृष्ण भट्ट है वो बातचीत चैप्टर को लिखे हैं, इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पहला जो चैप्टर है वो है बातचीत है, ठीक है। बातचीत आपका पहला चैप्टर है, मतलब कि ये जो बातचीत है वो पहला चैप्टर है, ठीक है। इसके जो लेखक है वह है बाल कृष्ण भट्ट। अब बाल कृष्ण भट्ट जो इसके लेखक हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब बाल कृष्ण भट्ट जो हैं, इनका जन्म, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इनका जन्म कब हुआ। तो आप बुक निकाल लीजिए। इस बुक में आपको बताया गया है कि इनका जन्म जो हुआ था 1844 ईस्वी में, 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था बाल कृष्ण भट्ट को, ठीक है। फिर इनका जो निधन हुआ था, निधन के बारे में देखते हैं कि इनका निधन कब हुआ था। तो इनका जो निधन हुआ था 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हुआ था। तो बातचीत चैप्टर में जो लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, उनका जन्म कब हुआ, ये 23 जून 1844 ईस्वी को, और उनका निधन हुआ 22 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो 4 उनका फेवरेट है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जन्म, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। तो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बारे में है, इसका निवास स्थान कहाँ है। इसमें लिखा गया है कि इसका निवास स्थान कहाँ है। तो निवास स्थान के बारे में देखते हैं। निवास स्थान आपसे पूछे कि इसका निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद, यूपी में इलाहाबाद है, जिसका नाम अभी क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद का नाम कर दिया गया है प्रयागराज, ठीक है। तो जो बाल कृष्ण भट्ट है, इनका जन्म तो पूछा गया है एग्जाम में, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। और निवास स्थान ही पूछा गया है कि इनका निवास स्थान क्या है। आपके पास जो बुक है दिगंत बुक, उसको निकाल लीजिए और बातचीत चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को आप निकाल लीजिए, ठीक है। उसमें है बाल कृष्ण भट्ट दिया रहेगा, उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आपको बुक वाइज आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, और इनके निवास स्थान का क्या नाम था। तो जन्म पूछा जा चुका है 1844 और 1914 पूछा जा चुका है, और प्रयागराज मतलब इलाहाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इनके माता पिता का क्या नाम था, इनके माता पिता का नाम क्या था, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनके माता पिता जो है, माता है और पिता हैं, ठीक है। इनके माता का नाम देखिए, माता जी का जो नाम है वह है पार्वती देवी। तो पार्वती देवी बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम है। तो पार्वती देवी इनके माता का नाम है, ये बात हो गया। और इनके पिता का जो नाम है, पिता का नाम वो बेनी प्रसाद भट्ट है, या फिर बेनी प्रसाद, हाँ बेनी प्रसाद भट्ट है। तो बेनी प्रसाद भट्ट लिख देना है आपको, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनके माता पिता का क्या नाम है, माता का नाम आपका क्या हो गया, पार्वती देवी, और पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। एग्जाम में पूछा हुआ फेवरेट क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए। फिर इसमें क्या है कि इनकी शिक्षा जो है, एजुकेशन के बारे में पूछा गया है कि इसकी शिक्षा कैसे हुई। तो शिक्षा के बारे में याद रखिएगा कि यह प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए, और प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। तो ये प्रयागराज, इलाहाबाद में प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज नया नाम है इलाहाबाद का, पहले था लेकिन अंग्रेज के समय, ये मुगल के समय ये बदल दिया गया था इसका नाम, ठीक है। देखिए
संस्कृत का अध्ययन, ये इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया है। याद रखना है कि किस भाषा का अध्ययन किया है, तो संस्कृत भाषा का इन्होंने अध्ययन किया है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और भी देखते हैं, नई नई चीज़ों का अध्ययन करेंगे इसमें। देखिए इसमें क्या बताया गया, इसकी वृत्ति है तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, सही बात है। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त की, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर होना पड़ा। तो ये जो संस्कृत कॉलेज में जो था उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, वे उग्र स्वभाव के थे बालकृष्ण भट्ट। फिर विशेष परिस्थिति क्या हुआ उनके जीवन में वो देखना है, ठीक है। विशेष परिस्थिति में क्या लिखा हुआ वो देखिए। पिता के निधनों पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना क्या करना पड़ा, गृह कला का जो सामना है, ठीक है, ये बुक है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। गृह कला का जो सामना है, इसमें लिखा गया है गृह कला का सामना करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संघर्ष जो संकट है से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। तो ये संस्कृत के बाद कहाँ चले गए, साहित्य के प्रति समर्पित रह गए, ठीक है। निचोड़ के हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए फिर इसमें क्या बताया गया, रचनात्मक सक्रियता में लिखा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धमनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। तो मतलब ये कि जो बालकृष्ण भट्ट है उनकी पत्रिका का क्या नाम है, तो हिंदी प्रदीप। तो पहला चीज़ क्या समझे यहाँ पे कि हिंदी प्रदीप जो है, हिंदी प्रदीप जो है इसके पत्रिका का नाम है। ये चीज़ एक बन गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट के पत्रिका का नाम है। फिर क्या है इसके बाद, मासिक पत्र लिखा। ये जो एग्जाम पूछा जाएगा कि यह कैसा पत्र था, तो आपको बताना है कि यह मंथली पत्र था, मासिक पत्र था। तो ये कैसा पत्र था, मासिक पत्र था। तो मंथली मैगजीन जो होता है ना, उसी तरीके से निकलता है, जैसे विज्ञान प्रगति निकलता है, कई सारे कंपटीशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो मंथली पत्र निकलता है, उसी तरीके से ये था क्या, हिंदी प्रदीप पत्रिका निकला, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि इससे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। लगभग इस जो हिंदी प्रदीप है इसको उन्होंने 33 वर्ष तक चलाते रहे, 33 वर्ष तक इसको चलाते रहे, सही बात है। फिर क्या हुआ कि इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। जो हिंदी प्रदीप लिखे जाते, कोई भी समाचार पत्र आप जब पढ़िएगा तो उसके नीचे लिखा रहेगा कि यह जो कहानी लिखा गया, यह जो घटना के बारे में लिखा गया, किसने लिखा, ठीक है, राइटर के बारे में लिखा रहता है, ठीक है, स्रोत लिखा रहता है। तो उसी प्रकार हिंदी प्रदीप में जो उनका छपता था या फिर उन्हीं की जो पत्रिका थी, उसमें वह सामाजिक है, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक, जो सामाजिक है इसमें क्या छपता था, जो सामाजिक है, ठीक है, राजनीतिक है, तो समाज में जो भी चीज़ घट रहा था वे हिंदी प्रदीप में छापते थे। जो राजनीतिक, जो पॉलिटिक्स में जो हो रहा था उनको ये छापते थे, ठीक है। फिर इसमें यही बताया गया है क्या कि नैतिक और साहित्य, नैतिक मतलब व्यक्ति में विवेक होना चाहिए, अच्छे गुण होना चाहिए, नैतिक, ठीक है। फिर इसमें क्या कहा गया है कि साहित्यिक मतलब नोवेल के बारे में उनको पता होना चाहिए, साहित्य के बारे में पता होनी चाहिए। फिर इसमें क्या बताया गया है कि 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। तो 1881 में क्या किए, वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। तो साहित्य जब पढ़े तो संस्कृत के बाद वे, साहित्य के बाद वे क्या कहें, वेद पढ़े, वेदों की समीक्षा पढ़े। तो वेद जो हैं उनकी समीक्षा पढ़े। फिर क्या है, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, लेकिन पूछा जा सकता है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर, उसने किसकी आलोचना की थी, संयोगिता स्वयंवर की। इसमें स्वयंवर है, ठीक है, स्वयंवर। तो इसका नाम याद रखना है आपको, इसमें लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसका नाम है संयोगिता स्वयंवर। जो संयोगिता स्वयंवर है, संयोगिता स्वयंवर,
इस संयोगिता स्वयंवर की उन्होंने आलोचना की। ये बनाया किसने? इसको बनाया था, उसका नाम था लाला श्रीनिवास दास। तो लाला करके एक व्यक्ति थे श्रीनिवास दास, उसकी आलोचना किसने की? तो यही भट्ट जी ने की। तो भट्ट जी ने की, याद रखना है। तो इसकी आलोचना की, ये बात आपको याद रखना है। फिर इसमें क्या बताया गया है कि जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। तो ये अलग हो गए किसके बारे में? ये इसमें बताया गया है। तो इसमें जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। मतलब ये कि क्या है कि ये हिंदी शब्दकोश, हिंदी प्रदीप तो हो गया, लेकिन किसके साथ मिलकर हिंदी शब्दकोश पर काम किए? तो हिंदी शब्दकोश आप लिख लीजिए, ठीक है। हिंदी शब्दकोश, इसे विजिबल है, देखिए हिंदी शब्दकोश जो हिंदी शब्दकोश है, इस हिंदी शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, जैसे अंग्रेजी शब्दकोश होता है, तो हिंदी शब्दकोश है। इस हिंदी शब्दकोश के लिए क्या बताया जा रहा है इसमें कि एक जीवन के अंतिम दिनों में एक श्याम सुंदर दास थे, एक श्याम सुंदर दास के व्यक्ति थे, उन्होंने भट्ट जी को बुलाया। तो भट्ट जी और दोनों ने मिलकर हिंदी शब्दकोश पत्रिका का संपादन किया। जैसे होता ना, एक मित्र हिंदी प्रदीप जो हिंदी शब्दकोश छाप रहा था और भट्ट जी को बुला लिए, ठीक है, ये इसमें है। लेकिन भट्ट जी फिर उसको छोड़ दिए, इस हिंदी शब्दकोश का संपादन करना छोड़ दिए, ठीक है, अच्छा व्यवहार न होने के कारण। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं रचना के बारे में कि बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत को लिखे हैं, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या क्या रचनाएं की गई है। एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 12th क्लास के हैं आप 2023 में दीजिएगा, 2024 में दीजिए, जब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी प्रदीप की रचना किसने की, तो आप आसानी से बता दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। लेकिन संयोगिता स्वयंवर के बारे में इसमें बताया गया है। फिर हिंदी करके एक था, इसका नाम था हिंदी प्रदीप तो था ही, लेकिन एक और था हिंदी शब्दकोश। तो हिंदी शब्दकोश का संपादन वो एक व्यक्ति श्याम करके हैं, उनके साथ मिलकर संपादन करते हैं। तो ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दे सकते हैं बिहार बोर्ड, तो सब चीज़ पर गौर करना है, ठीक है। अब देखिए पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर को अच्छे से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। किताब के पहले 5 चैप्टर आपको महत्वपूर्ण देता है एग्ज़ाम में, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये दिक्कत ना हो सके। देखिए रचनाएं के बारे में हम देख रहे थे कि रचनाएं के बारे में क्या देखना है आपको। रचनाएं आप लोग दिगंत बुक खरीद लीजिए, ठीक है, मार्केट में उपलब्ध होगा, आप खरीद लीजिए, उसी से आप रिवीजन करिए, सबको पढ़िए ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए रचनाएं क्या है, रचनाएं के बारे में क्या है, उपन्यास, ठीक है, उपन्यास है, नाटक है, कई सारी चीज़ें। जैसे देखिए नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास के बारे में हम देखते हैं, इसमें हम उपन्यास के बारे में देखते हैं। इसमें ये नहीं पूछा जाएगा, सीधे पूछा जाएगा कि ये किसकी रचना, ये नहीं पूछा जाएगा कि उपन्यास क्या है। तो उपन्यास में क्या है, नूतन ब्रह्मचारी, ये याद रखना है आपको कि नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, नूतन ब्रह्मचारी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर इसमें है 100 अजान एक सुजान, क्या है, 100 अजान, औजान नहीं है, अजान है, ठीक है। 100 अजान एक जुबान है, ठीक है, एक सुजान है, सॉरी, 100 अजान एक सुजान, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान, ये बिहार बोर्ड ने पूछ चुका है, क्योंकि पहला चैप्टर है, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो पूछ लेंगे बिहार बोर्ड। फिर क्या है इसमें, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो ये 2 को याद रखना है। VBI, जो VBI है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी लगे बुक में आप पूरा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। टीचर का काम है इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है। देखिए नाटक में क्या है, पद्मावत, तो पूछा जाएगा कि नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट के क्या है, तो उपन्यास है। लेकिन अगर पद्मावत के बारे में पूछा जाए, पद्मावती, ठीक है, पद्मावती,
किसकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, पद्मावती। एक पद्मावत होता है, एक पद्मावती है, तो याद रखना है। फिर इसमें ही दमयंती स्वयंवर याद रखना है, दमयंती स्वयंवर याद रखना है, स्वयंवर याद रखना है। इसमें और भी है, जैसे किरातार्जुनीय, वैनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। तो दमयंती स्वयंवर पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, विरहनला, ठीक है। इंग्लैंड स्वरी है, और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैद्य, रेल का विकट खेल। तो ये रेल का विकट खेल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रेल का विकट खेल किसके द्वारा लिखा गया क्वेश्चन, नाटक है। फिर इसी में है बाल विवाह, तो बाल विवाह भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ज़्यादा नहीं पूछा गया है, बाल विवाह, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। तो जो फेवरेट क्वेश्चन है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और, ठीक है। प्रहसन में देखते हैं, प्रहसन प्रहसन में देखते हैं हम, जैसा काम वैसा परिणाम। क्या लिखा हुआ है? जैसा काम वैसा परिणाम। तो जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा काम वैसा परिणाम ये प्रहसन है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसा काम वैसा परिणाम। फिर है नई रोशनी का विष, ठीक है। फिर है आचार विडंबन आदि। निबंध में देखिए क्या है, ये जैसा काम वैसा परिणाम याद रखना है। निबंध में आपको क्या याद रखना है? निबंध में आपको क्या याद रखना है? 100 के आसपास निबंध, 100 के आसपास निबंध आपको याद रखना है। 100 के आसपास, 100 के आसपास क्या है? निबंध। तो ये जो है निबंध के बारे में ये कोई लेख नहीं है, मतलब कि उन्होंने 100 के आसपास निबंध लिख चुके हैं, इसका मतलब हुआ, ठीक है। 100 के आसपास उन्होंने निबंध लिख चुके हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हैं? 100 से नीचे, 100 के आसपास, ठीक है, 10, 20, 30 ऐसे करके पूछा गया है। तो 100 के आसपास लिखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 100 के आसपास, ये याद रखना है आपको। फिर इसमें क्या दिया गया है कि जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध माला नामक से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। भट्ट निबंध माला, एक भट्ट निबंध माला है, भट्ट निबंध माला। तो भट्ट निबंध माला जो है नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। अब देखते हैं, ये जो था VBI क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है दोस्तों कि जो हम पढ़ रहे हैं लेखक परिचय, ये जो था लेखक परिचय याद रखना है, लेखक परिचय, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कि इससे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ये जो लेखक परिचय हैं उसमें से आपको ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, और फेवरेट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी मॉडल पेपर को उठा लीजिए, ठीक है, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड पूछ चुके हैं, ठीक है। अलग से ज़्यादा पढ़िएगा तो उससे मतलब नहीं, ठीक है। जो बिहार बोर्ड पूछ चुके हैं उसमें आपको 100, अगर 50-60 ऑब्जेक्टिव देते तो 50 आप बना सकते हैं, ठीक है। 100 देगा तो 50 आप बना सकते हैं, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं। 50 मार्क्स का रहता है ऑब्जेक्टिव, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो जो है आप सभी चैप्टर का आपको अच्छे से अध्ययन करना है। तो ये था बातचीत बालकृष्ण भट्ट के ये रचनाएं के बारे में कि पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। सही बात है कि बालकृष्ण भट्ट क्या आधुनिक हिंदी गद्य, ये आधुनिक काल के कवि है। पहली बात कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं वह आधुनिक काल के कवि हैं, जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट वो आधुनिक काल के कवि हैं। तो पहला चीज़ क्या बना कि ये आधुनिक काल के कवि, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। तो वे भारतेंदु युग के भी कवि हैं, तो भारतेंदु युग भी आपको याद रखना है। भारतेंदु युग जो है
उसके कवि बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। फिर क्या है, वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख, और इसमें थोड़ा मिटा हुआ है, हिंदी साहित्य जो है पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणीय हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। सही बात है। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे, मतलब और भी व्यक्ति थे। ठीक है। स्वयं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। तो ये भारतेंदु युग के कुछ लेखक के बारे में है, साहित्यकार के बारे में, क्योंकि ये जो थे बालकृष्ण भट्ट वो साहित्यकार भी थे, निबंधकार भी थे, क्योंकि उन्होंने निबंध जब लिखा हिंदी प्रदीप जो पत्रिका लिखा, फिर निबंध लिखने के बाद वे साहित्य भी पढ़े और लिखें और वेद को भी पढ़े। ठीक है। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि वे अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ और आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, ठीक है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है। तो साहित्य के बारे में यहाँ बताया गया है। और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांडम्य उपादान है, जो गहन लोक संप्रक्ति, यहाँ पे थोड़ा किताब में थोड़ा इरेज हो चुका है, मिट चुका है, संप्रक्ति जो लिखा है से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती हैं और इनके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। तो इसमें जो पढ़िएगा उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है और वो जो भारतेंदु युग के जो लेखक हैं उनके जो समकालीन लेखक है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो इसमें अभी जो पहले 2 पॉइंट आया, पहला पॉइंट कि वो आधुनिक काल के कवि है, दूसरा पॉइंट कि वह भारतेंदु युग और आधुनिक काल, ये ठीक है। अब देखते हैं उनके कार्य कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, तो इनको क्या कहा जाता है, गद्यकार, क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में बातचीत जो पढ़ेंगे वो एक गद्य है, ठीक है, पद्य नहीं, काव्य नहीं, ठीक है। तो एक होता है गद्य, एक होता है काव्य, ठीक है, उसको पद्य बोलते हैं, ठीक है, पद्य और गद्य, एक होता है काव्य, तो वही चीज़ें हैं, एक होता है कविता। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये गद्य है। तो देखते हैं कार्य के बारे में। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। सही बात है। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती हैं। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है।
भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप जो उनके पत्रकार हैं, पत्रिका हैं, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखा। किंतु निबंध के बारे में क्या बताया गया है कि किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है, जिसमें मतलब कि यह किस विधा, मतलब कि जो बालकृष्ण भट्ट है उनकी विधा क्या थी, तो वो निबंध लिखना था, मेन उनका जो था, ठीक है, निबंध, जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण सौदेश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामायिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। तो जो सामायिक समस्याओं मतलब होता है करंट अफेयर, मतलब उस समय जो संघर्ष हो रहा था, युद्ध हो रहा था, अंग्रेज मतलब कि भारत में जो भी द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, और जो उस समय भारत में आंदोलन चल रहा था, भारतीय लोग कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय उन्होंने ये सब पत्रिका को निकाला। तो उसी के बारे में बताया गया इसमें कि समसामयिक मुद्दों जो हैं, समसामयिक समस्याएं जो हैं, करंट में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसके बारे में उन्होंने कई सारी चीज़ों में लिखा है, ठीक है। जैसे बातचीत के बारे में इसमें लिखा है। फिर कहा कि बाल विवाह, ठीक है, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। तो ये सारे जो है सामाजिक समस्याएं हैं, ठीक है। तो समाज के जो तत्व हैं उस पर उन्होंने कई सारे चीज़ों को लिखा है, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि विविध मनोभाव और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो ये याद रखना है आपको कि एडिशन की श्रेणी में, एडिशन और स्टील की श्रेणी में, एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा है, तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में भट्ट जी को रखा है। किसने, तो एक व्यक्ति का नाम आया है इसमें, उस व्यक्ति का नाम है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो आपको याद रखना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखना है आपको, यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें भाषा शैली, बोलने का जो हाव भाव है, इसकी में भी उसको समाहित किया गया है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। तो ये था। फिर नीचे में एक लाइन दिया हुआ है, कोटेड किया हुआ है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा जाता है। तो इन्हें बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी, जो आधुनिक हिंदी के बारे में क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता। कि आधुनिक हिंदी जो मॉडर्न हिंदी आया उसमें क्या है कि अलग अलग शब्द इसमें आ गया, इसलिए जो बालकृष्ण भट्ट है वो सबसे पहले विरोध किए थे, आलोचना किए थे। तो इनको पहला आलोचक कहा जाता है, आधुनिक हिंदी आलोचक के जन्मदाता कहा जाता है। कहना अनुचित न होगा, धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने, मतलब इसमें क्या है, धर्म और दर्शन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिक हिंदी सही है या नहीं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी, इसको कहा है रामविलास शर्मा ने कहा है। तो हमने देखा कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक हैं, और लेखक परिचय में हमने उसके जितनी भी रचनाएं हैं उनका परिचय, वो उनके माता पिता का क्या नाम है, उनका जन्म कब हुआ, और उनके रचनाएं के बारे में देखें, फिर उसकी कहानी के बारे में देखें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनके जो बातचीत जो गद्य हैं उसके बारे में हम पूरा देखेंगे, ठीक है। 2-3 पन्ना का है, लगभग 2 पन्ना का है, आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमने आज के इस वीडियो में हम
बालकृष्ण भट्ट के लेखक परिचय के बारे में देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देखेंगे बातचीत के बारे में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।